हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेस्टिनेशन सक्सेस। सो आज की आपकी जो वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इस चैप्टर में हम प्राथमिक क्रिया वाला चैप्टर जो है आपका ज्योग्राफी का बुक 1 का, उसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं नोट्स के साथ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आईडी जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी और नीचे मैं आपको लिंक भी मेंशन कर दूंगी। तो फटाफट जाके वहाँ पर फॉलो कर लो और वहाँ की वीडियोज़ को भी लाइक करके ढेर सारा प्यार देना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंग्लिश में कहते हैं, होती क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है कि आर्थिक वर्ड जो होता है वो हमेशा पैसे से रिलेटेड होता है, मतलब जिसमें हम मुद्रा या फिर पैसे की बात करें। तो ऐसी क्रियाएँ जो एक इंसान अपनी आय या फिर इनकम को लेने के लिए करता है, इनकम कमाने के लिए करता है, वो सारी की सारी हमारी आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। वह सभी कार्य जिसमें मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जिससे एक इंसान को इनकम मिलती है। आय मतलब होता है आपका इनकम। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिसमें एक इंसान को इनकम मिले, वो हमारी क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रिया के मुख्य 4 रूप होते हैं। ये 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्राथमिक क्रिया, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें एक ऐसी क्रिया, मतलब एक ऐसा काम जिसमें एक इंसान पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको कहते हैं हम प्राथमिक क्रिया। ये वह क्रियाएं होती हैं जिसमें प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, खनन आदि। खनन क्या होता है, जो हमारे खुदाई वाले काम होते हैं उसको हम खनन कहते हैं। तो इन शॉर्ट वो सारे काम जिसमें एक इंसान जो होता है प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है और प्रकृति के जो संसाधन होते हैं उनको प्रयोग करता है अपनी आय को प्राप्त करने के लिए, अपनी इनकम को प्राप्त करने के लिए, वो सारे के सारे हमारे प्राथमिक क्रिया होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कृषि, मतलब जो खेती बाड़ी होती है। इसके अलावा पशुपालन, मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, मतलब गाय वाय पालना, ये सब चीज़ें। इसके अलावा खनन आता है। खनन का मतलब खुदाई, मतलब ज़मीन से कोई भी महत्वपूर्ण खनिजों को निकालना हमारा खनन कहलाता है। तो ये होती है हमारी प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया के बाद सेकंड हमारी आती है द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, प्राइमरी का ही सेकंड पार्ट होती हैं। मतलब जो भी चीज़ें हमने प्राइमरी या प्राथमिक क्रियाओं में उगाई, जो भी चीज़ें हमने और बनाई, उन्हीं को दोबारा हम विनिर्माण करते हैं। विनिर्माण का मतलब होता है रीमैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसी चीज़ को यूज़ करके एक और नई चीज़ बनाना, उसको कहते हैं हम विनिर्माण। तो ये वह क्रियाएं होती हैं जिसमें प्रकृति से प्राप्त संसाधनों में परिवर्तन करके उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो भी चीज़ें हमने प्राथमिक क्रिया में उगाई, जो भी हमें प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हुए प्राथमिक क्रिया में, उसी को हम परिवर्तित करते हैं, उसी में हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और कोई भी उपयोगी वस्तु का निर्माण इसमें हम करते हैं। इसमें मुख्य रूप से उत्पादन संबंधी क्रियाएं आती हैं। उत्पादन मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें होती हैं, जो उद्योग वाली चीज़ें होती हैं, वो इसमें गिनी जाती हैं। तीसरा हमारा आता है तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं क्या होती हैं, जो भी हमारा सेवा वाला क्षेत्र होता है, ऐसे क्षेत्र जिसमें हम सेवा प्रदान करते हैं किसी प्रकार की, तो वो सारा हमारा तृतीय क्रियाओं में आता है। जैसे कि अध्यापक, डॉक्टर। अध्यापक क्या कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है, तो ये क्या एक तरीके से तृतीय क्रियाएं हैं। इसके अलावा डॉक्टर क्या कर रहा है, कोई सामान थोड़ा ना दे रहा है आपको, आपकी सेवा कर रहा है, वो आपको आपकी बीमारी का इलाज दे रहा है आपको, तो वो क्या एक तरीके से तृतीय क्रियाओं में आता है। और लास्ट हमारा आता है चतुर्थक क्रियाएं, जिसको हम क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। चतुर्थक क्रियाएं क्या होती हैं, वो सभी क्रियाएं जो अनुसंधानी, मतलब रिसर्च से जुड़ी हुई होती हैं, वो सारी की सारी हम इसमें शामिल करते हैं। चतुर्थक क्रियाओं में भी हम तो एक तरीके से सेवा को देखते हैं, पर ऐसी सेवा जो कि एक पर्याप्त वातावरण में ही दी जा सकती है, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जिसमें वो सेवा दी जा सके। जैसे कि आपको रिसर्च लिखा है यहाँ पर, कोई भी साइंटिस्ट बिना लैब के रिसर्च नहीं कर सकता। साइंटिस्ट आपको सेवा देगा, पर कैसे देगा, एक पर्याप्त पर्यावरण में देगा, उस अपनी लैब में देगा। तो ऐसी सेवाओं को हम कहते हैं चतुर्थक क्रियाएं, जो एक पर्याप्त वातावरण में ही दी जा सकती हैं। तो ये था आपका 4 प्रकार की क्रियाएं, जिसमें हम प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक पढ़ी। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि आपका प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं बेसिकली होती क्या हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, वह क्रियाएं होती हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसी क्रियाएं जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रकृति को यूज़ कर रहे हैं, प्रकृति के संसाधनों को यूज़ कर रहे हैं।
प्राथमिक क्रियाओं में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होती हैं। फिर इसके एग्जाम्पल्स बताएं आपको। पहला एग्जाम्पल बताया आपको आखेट एवं भोजन संग्रहण। आखेट का मतलब होता है शिकार करना और भोजन संग्रहण का मतलब होता है खाने को इकट्ठा करना। मतलब शिकार करके हमने जो भी खाना हमने इकट्ठा करा है उसको हम कहेंगे भोजन संग्रहण। दूसरा एग्जाम्पल आपका इसमें आता है पशुपालन। पशुपालन मतलब कि पशुओं को पालना, जैसे कि गाय पालना, बकरी पालना, लोग मुर्गे पालते हैं, तो क्या होता है आपका पशुपालन होता है जिसमें हम पशुओं का पालन करते हैं। यह आपका दो प्रकार का होता है, चलवासी और वाणिज्य, जिसको हम आगे जाकर डीप में पढ़ने वाले हैं। तीसरा आपका आता है इसमें कृषि। कृषि क्या होती है, जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं उसको हम कृषि कहते हैं। ये कृषि के कुछ प्रकार आपको यहाँ पर बताए गए, जैसे कि निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि आदि। ये कुछ प्रकार बताए हैं जिसको आगे जाके हम डीप में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट इसमें आपका आता है खनन। खनन मतलब खुदाई करना, ज़मीन से कुछ मूल्यवान चीज़ों की खुदाई करना या कुछ चीज़ों को निकालना, खनिजों को निकालना क्या कहलाता है आपका खनन कहलाता है। इसमें भी हम कहीं ना कहीं प्रकृति को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम प्राथमिक क्रियाओं में गिनते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जिसको हम आगे जाके अब डीप में पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल था आपका आखेट एवं भोजन संग्रहण। इसी को अगर हम पढ़ें तो आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, मतलब इसका मीनिंग दिया हुआ है आपको डायरेक्टली शिकार करना। और भोजन संग्रहण का अर्थ होता है अपनी ज़रूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना। तो कहीं ना कहीं आखेट और भोजन संग्रहण एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कि आखेट में क्या कर रहे हैं हम शिकार कर रहे हैं, और भोजन संग्रहण में हम क्या कर रहे हैं कि अपनी ज़रूरत के लिए खाने को इकट्ठा करके रख रहे हैं। भोजन संग्रहण के आधार पर विश्व को दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कि मतलब इसमें क्या करते हैं, भोजन संग्रहण में विश्व को हम दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं। एक तरीके से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डीप में दे दिया है, इतना डीप में आपसे कभी एग्जाम में पूछते तो नहीं है, बट स्टिल हम एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला है आपका उच्च अक्षांश के क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिण चिली आदि। ये एक पहला हिस्सा था आपका जिसमें मतलब देश को, पूरे विश्व को बांटा गया है, जिसमें हम जिसमें अच्छी चीज़ देखी गई है कि ज़्यादा मात्रा में लोग खाने को इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरा आपका बाकी का जो भारत बच गया, बाकी जो विश्व बच गया, वो सारा आपका दूसरे भाग में आता है। तो ये था आपका आखेट और भोजन संग्रहण, जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स में पूछते हैं कि आखेट क्या है, भोजन संग्रहण क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपके पेपर में आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्तमान में भोजन संग्रहण की। मतलब आज के टाइम पे हम लोग जो है वो खाना इकट्ठा किस टाइप से करके रखते हैं, कि वर्तमान में भोजन संग्रहण का व्यापारीकरण हो गया है। व्यापारीकरण मतलब व्यापार हो गया है, लोगों ने इस चीज़ को भी एक तरीके से व्यापार के तौर पे बदल दिया है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी में बहुत सारी चीज़ें उगा लेते हैं और फिर उन चीज़ों को गोदाम में भर भर के रख लेते हैं। वो क्या है, एक तरीके से खाने को इकट्ठा करना है, ताकि अगर आगे जाके कहीं भविष्य में जाके उस चीज़ की कमी पड़ गई या महंगाई हो गई, बाढ़ की वजह से फसलें ख़राब हो गई, तो वो जो उन्होंने स्टोर करके रखा है उस चीज़ को बाज़ार में बेच सकें। तो ये क्या होगा, एक तरीके से व्यापारीकरण हो गया है इस चीज़ का भी। वर्तमान में सभी प्रकार के फूलों, फलों आदि का संग्रहण उन्हें दोबारा बेचने के लिए किया जाता है। मतलब वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसको दोबारा वो लोग बेच सकें। तो इस चीज़ का भी आजकल व्यापारीकरण हो गया है, लोगों ने खाने को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है एक व्यापार के उद्देश्य से, ताकि उनको व्यापार कर सकें, अपना लाभ कमा सकें। दूसरा आता है इसमें आपका पशुचारण या पशुपालन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, पशुचारण या पशुपालन का मतलब क्या होता है, पशुओं को पालना, उनका पालन पोषण करना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका संबंध किससे है, पशुओं को पालने से इसका संबंध है। पशुओं को 2 अलग अलग उद्देश्यों से पाला जाता है, मतलब 2 अलग अलग उद्देश्य से पशुपालन किया जाता है। पहला जीवन निर्वाह के लिए, मतलब कि जो भी चीज़ें उनसे हमें मिले उनसे हम अपने जीवन को चला सकें, इसीलिए जीवन निर्वाह का मतलब होता है अपने जीवन को चला सकें। दूसरा वाणिज्य के उद्देश्य से। वाणिज्य का मतलब है कि उनसे जो भी चीज़ें आई, जैसे कि अगर हमने बकरी पाली, बकरी दूध देती है, गाय पाली, गाय दूध देती है, तो इन सब चीज़ों से हम करते क्या है, जो भी चीज़ें हमें इनसे प्राप्त होंगी, जैसे कि दूध वगैरह हो गया, इसको हम क्या करेंगे, बेच देंगे आगे जाके। तो इससे क्या होगा, एक व्यापार के उद्देश्य से भी हम इनको रखते हैं। एक तो होता है हमारा जीवन निर्वाह, मतलब सिर्फ अपने अपने खाने के लिए हम इनको रख रहे हैं, और दूसरा वाणिज्य, मतलब एक तरीके से व्यापार के उद्देश्य से इनको रखा जाता है। इसके आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया है। मतलब जो ये हमने ऊपर 2 उद्देश्य पढ़े, इन्हीं के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक चलवासी पशुचारण, एक त्रिज्य पशुचालन।
इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, पहला हम पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण। इसमें होता है क्या, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि चलवासी मतलब एक स्थायी जगह पर ना रहकर चलते चलते जब हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं तो वो आपका चलवासी पशुचारण होता है। जैसे कि आपने सुना होगा चरवाहे, वो क्या करते हैं कि एक जगह पर ना रह के चलते चलते अपने पशुओं को चराते रहते हैं और अलग अलग जगहों पर अपने ठिकाने बनाते रहते हैं। तो यही होता है आपका चलवासी पशुचारण। एक प्राचीन जीवन निर्वाह का तरीका है। प्राचीन मतलब बहुत पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है, मतलब एक साथ हम बहुत सारे अलग अलग पशुओं को पालते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम एक ही जगह पर रह के उनको पालेंगे तो उनको खाने पीने के लिए खर्चा चाहिए होगा, उनको रहने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए होगी। इतने सारे अलग अलग जानवर हैं तो उनके अलग अलग तरीके से देखभाल करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी। पर चलवासी में क्या होता है कि हम चलते चलते उन चीज़ों को चला रहे हैं, ना कोई जगह चाहिए, ना कोई अलग से खाने पीने की चीज़ें चाहिए, एक ही जगह पर हमने उनको छोड़ दिया कि भाई तुम खा लो। तो इसमें होता क्या है, अब जब हमें मेहनत ही नहीं करनी तो हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के पशुओं को इसमें हम पाल लेते हैं। ये सभी पशु प्राकृतिक चारे पर निर्भर रहते हैं, मतलब प्राकृतिक चारे पे हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, जानवरों को छोड़ देते हैं कि एक खुले मैदान में छोड़ दिया, जिसको जो खाना है वो खाओ। अगर किसी को फूल पत्ते खाने हैं फूल पत्ते खाओ, घास खानी है घास खाओ, तुम्हें जो खाना है खाओ। हम अपनी तरफ से कोई खर्चा इसमें नहीं करते हैं। इन पशुओं को कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेशल केयर इनकी नहीं करी जाती। पशुपालक अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चारे की खोज में घूमता रहता है, मतलब एक जगह पे स्थायी न रहकर, एक फिक्स जगह पे न रह के वो अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है और उनको चारा खिलाता रहता है। इस प्रकार से पशुचारण का मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है। इसमें क्या उद्देश्य होता है बेसिकली कि अगर हम एक जगह पर नहीं रह रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम लाभ नहीं कमा रहे, हम उनके कोई दूध वगैरह बेच के व्यापार नहीं कर रहे हैं। उनका रखने का उद्देश्य हमारा ये होता है कि हमारा जीवन चल सके, उनसे जो दूध आएगा वो हम पी सकें, हम अपना पेट भर सकें, ये हमारा उद्देश्य इसमें रहता है। विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। वर्तमान में चलवासी पशुपालकों की संख्या घट रही है। अब देखो, ये आज के टाइम पे इसकी संख्या इसलिए भी घट रही है क्योंकि लोग जो है वो फैमिली वाले हो गए हैं। पहले के टाइम पे लोगों के पास घर परिवार नहीं होते थे, अकेले लोग रहते थे तो ये चीज़ कर सकते थे। पर आज के टाइम पे देखो, क्राइम रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दुनिया बदल रही है, रात को लोग घर से बाहर नहीं रह पाते, लोगों को छत चाहिए होता है घर में रहने के लिए, क्योंकि चोरी डकैती लूटपाट सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इस वजह से भी इनकी संख्या घट रही है। और दूसरा इसमें ये बताया है कि विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के पशुओं को पालते हैं, क्योंकि हर एक जो विश्व में अलग अलग देश हैं उसमें अलग अलग टाइप का वातावरण है। जो टेम्परेचर इंडिया में है वही टेम्परेचर या तापमान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में नहीं होगा, तो वहाँ के जानवर अलग होंगे, यहाँ के जानवर अलग तरीके से होते हैं। तो इस वजह से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के पशुओं को हम पालते हैं। ऐसा राजनीतिक सीमाओं एवं बस्ती निर्माण के कारण हुआ कि मतलब इसमें जो हमने रीज़न ऊपर पढ़ा कि वर्तमान में संख्या घट रही है, तो उसका रीज़न बताया है कि राजनीतिक सीमा और बस्ती निर्माण के कारण हुआ है। बस्ती निर्माण जो मैंने आपको बताया कि लोग आजकल बस्तियों का निर्माण करने लग गए हैं, लोग घरों में रहने लग गए हैं, फैमिलीज़ हो गई हैं, उनके परिवार है उनका। पहले के टाइम पर परिवार वगैरह नहीं होते थे लोगों के। और दूसरा राजनीतिक सीमा मतलब बॉर्डर्स बन गए हैं। पहले के टाइम पे बॉर्डर्स नहीं थे, इंडिया पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ा हुआ था। बट आज क्या है, आज के टाइम पे बॉर्डर्स बन गए हैं, आप सीमा पार नहीं कर सकते और एक ही जगह पर आप कितना घूम लोगे। तो इसीलिए यही कारण है कि आजकल जो ये चलवासी पशुचालक हैं इनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी हद तक घट गई है। उसके बाद दूसरा टाइप आपका आता है वाणिज्य पशुचारण। एक हमने पढ़ा चलवासी, जिसमें हम चलते चलते पशुओं को चला रहे हैं, और दूसरा हमारा होता है वाणिज्य। वाणिज्य क्या होता है, बिल्कुल उसी का ऑपोजिट। इसमें हम एक ही जगह पर रहकर अपने पशुओं को पालते हैं। यह पशुपालन का एक व्यवस्थित तरीका है, मतलब व्यवस्थित मतलब पूरा व्यवस्था हम कर रखी होती है हमने वहाँ पर उनके रहने की, उनके खाने पीने की, उनकी देखभाल की प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पर करी हुई होती है। दूसरा, इसमें अधिक पूंजी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, उनको घर भी उनको छत भी देनी है रहने के लिए। ऐसा यानी धूप में छोड़ देंगे, बारिश में छोड़ देंगे, तो एक प्रॉपर छत चाहिए उनके रहने के लिए। इसके अलावा उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, अगर बीमार पड़ गए तो दवाई वगैरह देनी पड़ जाएगी उनको, तो इसलिए इसमें अधिक पूंजी का यूज़ करना पड़ता है। इसमें केवल एक प्रकार का पशु पाल सकते हैं, क्योंकि देखो अगर बहुत सारे पालेंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। इतना खर्चा कोई अमीर होता नहीं है आज के टाइम पे, स्पेशली जो ये चरवाहे वगैरह होते हैं, पशुपालक होते हैं, ये इतने अमीर नहीं होते हैं कि एक बहुत खर्चा कर सकें उन चीज़ों पर। तो इसलिए क्या करते हैं, एक टाइम पर हम अगर गाय पाल रहे हैं तो सिर्फ गाय ही पालेंगे, हम बकरियों को नहीं रखेंगे इसमें।
इस प्रकार के पशुपालक में मुख्य रूप से भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े को पाला जाता है। मतलब सिर्फ ऐसे ही पशुओं को पालते हैं जिनसे हमें लाभ हो सके, जिनसे हम व्यापार कर सकें, हमारे पास पैसा आ सके, तो सिर्फ ऐसे पशुओं को पाला जाता है। इसमें पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है, प्रॉपर उनको देखभाल करते हैं हम। एक बड़े फार्म में उनको रखा जाता है, एक बड़ी जगह पर हम फार्म वगैरह लेते हैं और उनको वहाँ पर रखते हैं। इस प्रकार के पशुपालक में वैज्ञानिक तरीकों का यूज़ करते हैं। मतलब वैज्ञानिक तरीके का मतलब यहाँ पर ये है कि साइंटिफिक तरीके हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नई नई ब्रीड की चीज़ें रखते हैं, नई नई नस्लों की जानवरों को रखते हैं। जैसे कि पहले की जो नस्ल की गायें होती थी वो दूध कम देती थी, पर हम इसमें क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें लाभ हो, इसलिए हम एक नई नस्ल की गाय को रखते हैं ताकि हमें ज़्यादा लाभ हो सके। जब रखनी तो अच्छी नस्ल की रखेंगे ताकि हमें अच्छा लाभ हो, तो इसलिए वैज्ञानिक तरीकों का हम यूज़ करते हैं। ये नई नस्ल आती कहाँ से है, वैज्ञानिक तरीकों से आती है। इस प्रकार के पशुपालक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि हम लाभ कमाने के उद्देश्य से इसको रखते हैं। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। ये कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। हमारे भारत में आज भी चलवासी पशुचारण भी होता है और वाणिज्य पशुचारण भी होता है, पर अगर एक ज़्यादा मात्रा में हम देखें तो वो हमारा वाणिज्य होता है। चलवासी हमारे भारत में भी इतना आजकल नहीं पाया जाता। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका आता है खनन का। ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका प्राथमिक क्रियाओं का। खनन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ज़मीन से महत्वपूर्ण संसाधनों को निकालने की जो विधि होती है उसको हम खनन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में माइनिंग कहते हैं। मतलब ज़मीन से हम कोई भी संसाधन को निकाल रहे हैं उसको हम खनन कहेंगे। खनन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा धरातलीय और दूसरा होता है हमारा भूमिगत। तो पहले पढ़ते हैं हम धरातलीय को। धरातलीय क्या होता है, धरातलीय खनन में धरातल के ऊपर स्थित संसाधनों को निकाला जाता है। मतलब ये आपकी ज़मीन है, इसके आसपास यहीं पर संसाधन हमें मिल जाएंगे, थोड़ा सा खुदाई करने पर ही हम इनको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये है आपका धरातल, मतलब धरा के ऊपर ही मिल जाएंगे आपको। ये खनन करने का सबसे सरल तरीका है, मतलब इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं पड़ती। इसमें लागत भी कम लगती है क्योंकि खुदाई ज़्यादा नहीं करनी है। आपको ऊपर ऊपर देखो ना, आप यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर ही मिल जाएंगे, ज़्यादा नीचे तक आपको खोदने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। तो इसलिए इसमें लागत भी कम लगती है, सुरक्षा इसमें सही रहती है कि मतलब लोगों को ज़्यादा नीचे तक हमें नहीं भेजना पड़ता, तो ये सुरक्षित तरीका होता है। दूसरा आपका आता है भूमिगत। भूमिगत में क्या होता है, ये थोड़ा रिस्की होता है। मतलब ये आपकी ज़मीन है, ये करीबन यहाँ जाके आपको चीज़ें मिलेंगी, संसाधन मिलेंगे, तो काफ़ी नीचे तक आपको खुदाई करनी पड़ती है इसको निकालने के लिए। इस प्रकार के खनन को कपूकी खनन भी कहा जाता है। कूप की खनन मतलब होता है कि एक कूप के अंदर, मतलब एक बहुत ज़्यादा डीप खोदने के बाद आपको जो मिलता है वो आपका भूमिगत खनन होता है। इस प्रकार के खनन में भूमि के अंदर से गरीबों को निकाला जाता है। यहाँ पर गरीब नहीं होगा, बेसिकली संसाधन होगा। थोड़ा मिस टाइपिंग यहाँ पर हो रखी है कि जो संसाधन है उसको आपको काफ़ी नीचे तक खोदने के बाद आपको निकालना पड़ता है। अब क्योंकि डीप खोदना पड़ता है तो लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा उसके, इसलिए इसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है और जो पूंजी होती है वो भी आपकी ज़्यादा लगती है। इसी के साथ साथ आपको अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अब ऑफकोर्स ये बात है, अगर आप लोगों को ज़मीन के अंदर भेज रहे हो तो ऐसे तो भेजोगे नहीं, आप सुरक्षा के साथ भेजोगे उनको, तो सुरक्षा की ज़रूरत भी इसमें आपको पड़ेगी। इसमें श्रम और जोखिम दोनों ही ज़्यादा होते हैं, मतलब पैसे भी ज़्यादा लगाना पड़ता है और जोखिम भी ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोगों को अंदर भेज रहे हैं। क्या पता कब वो चीज़ फट जाए या अंदर कोई पाइप फट जाए या लोग अंदर फंस जाएँ, तो काफ़ी चीज़ें इसमें जोखिम वाली रह जाती हैं। तो ये था आपका खनन दो प्रकार का। इसमें से क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंस का। तो अगर मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊं तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि धरातलीय क्या होता है कि धरा के ऊपर मिल जाते हैं, और भूमिगत में क्या होता है कि आपको भूमि के अंदर तक खुदाई करनी पड़ती है। धरातलीय में जो पूंजी होती है, पैसा होता है, वो कम लगता है, और जो आपका भूमिगत होता है उसमें आपको पूंजी ज़्यादा लगती है, पैसा ज़्यादा लगता है। धरातलीय जो होता है सरल तरीका होता है, जो आपका भूमिगत होता है वो थोड़ा मुश्किल तरीका होता है। धरातलीय में जोखिम कम होता है और जो आपका भूमिगत है उसमें जोखिम ज़्यादा होता है। धरातलीय खनन में आपको सुरक्षा उपकरणों की ज़रूरत नहीं पड़ती, भूमिगत में आपको सुरक्षा उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको ज़्यादा डिफरेंस बता दिए, आपको इसमें 3 से 5 डिफरेंस याद करने हैं, क्योंकि अगर डिफरेंस आते हैं तो 3 से 5 नंबर का आता है, जिसमें आप 3 से 5 पॉइंट लिख कर आओगे तो वो इनफ रहते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गए होंगे।
तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा खनन को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें से कई बार सीबीएसई ने रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे हैं कि खनन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से जो हमारे खनन की विधि है वो प्रभावित होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला कारण हमारा होता है भौतिक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल। मतलब ऐसे कारक जिसको आप देख सकते हो। तो फिजिकल कारक जो होते हैं दिखने वाले, पहला होता है खनिज निक्षेपेक्ष का आकार। आकार मतलब कि किस आकार में वो चीज़ प्रेजेंट है। अगर आप सोना चांदी निकाल रहे हो ज़मीन से तो किस आकार का है, वो छोटे छोटे गोले हैं या वो एक बड़ा सा गोला है, तो वो आकार कैसा है। अगर छोटे छोटे होंगे तो ईजिली निकल जाएंगे, अगर बड़े बड़े होंगे तो मशीन लगानी पड़ेगी, दिक्कत पड़ेगी उसको ज़मीन से निकालने में, पिघला के निकालेंगे, ऐसा कैसे निकालेंगे, तो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और वो निर्भर किस पे करती हैं, खनिज के आकार पर। दूसरा, खनिज निक्षेपेक्ष का प्रकार और उसकी स्थिति। प्रकार मतलब टाइप। हमने 3 टाइप साइंस में पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब गैस के रूप में तो सोना चांदी निकलेगा नहीं, या तो वो लिक्विड होगा क्योंकि जो ज़मीन के नीचे की जो गर्मी है उसने उसको लिक्विड बना दिया होगा, तरल बना दिया होगा, या फिर वो सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में निकलेगा। तो किस प्रकार से वो वहाँ पर स्थित है और उसकी स्थिति कहाँ है, मतलब कैसे है, वो ज़्यादा डीप में खोदना पड़ रहा है, ऊपर है। तो ये दोनों जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं हमारे खनन को, कि हम कौन सा प्रकार चुनेंगे खनन का, धरातलीय प्रकार चुनेंगे कि भूमिगत प्रकार चुनेंगे। तो ये दोनों होते हैं हमारे भौतिक कारक, जो उसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरा होता है हमारे आर्थिक कारक, मतलब पैसे रिलेटेड कारक। आर्थिक वर्तमान में उपलब्ध तकनीक, मतलब कि हमारे आज के टाइम पे कौन सी तकनीक हमारे पास उपलब्ध है और इतनी सारी तकनीकों में कौन सी तकनीक बेस्ट रहेगी उस चीज़ को निकालने में। तो ये हम देखना पड़ेगा उस चीज़ को देखकर, मतलब जो आकार वगैरह होगा उसको देखकर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी तकनीक को हम लगाएंगे वहाँ पर। दूसरा, श्रमिक, कि मतलब जो मज़दूर हैं वहाँ पर मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, जितने चाहिए उतने मिल भी रहे हैं कि नहीं, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और दूसरा, यातायात की व्यवस्था, कि अब हमने ज़मीन से सोना चांदी निकाल तो लिया है पर उसको मार्केट तक लेके कैसे जाएंगे, तो यातायात की व्यवस्था में देखनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पर है कि नहीं है, चीज़ों को ले जाने की व्यवस्था है या नहीं है, वो सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखनी पड़ती हैं। तो ये थे आपके आर्थिक और भौतिक कारण, जिसमें से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ये दोनों पॉइंट लिखाना। इसमें जो मैंने आपको ये 3 और 2 पॉइंट्स बताए हैं ये आपके काफ़ी रहेंगे, जिसमें से मतलब ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता भी नहीं है, आपका 3 से 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, जिसमें ये पॉइंट्स आपके इनफ रहेंगे कि 2 कारक होते हैं, एक भौतिक एक आर्थिक। भौतिक में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आकार, खनिज का आकार, दूसरा खनिज का प्रकार और तीसरी खनिज की स्थिति। दूसरा आता है आपका आर्थिक कारक, जिसमें हम क्या देखते हैं कि वर्तमान में कैसी तकनीक उपलब्ध है, श्रमिक वहाँ पर है कि नहीं है, और यातायात की व्यवस्था वहाँ पर कैसी है। तो ये थे आपके कारक। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है आपका कृषि का, मतलब फार्मिंग, जिसमें हम चीज़ों को उगाते हैं। तो ये है आपका तीसरा एग्जाम्पल प्राथमिक क्रियाओं का, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप ऊपर के पार्ट को रिवाइज करके रखना, अच्छे से समझ लेना, कोई भी डाउट हो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। एंड इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर देना। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी।